हेलो बच्चों, आप सभी का 10th क्लास विज्ञान विषय के इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 9 प्रकाश चल रहा है और इस पाठ में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण के बारे में। समतल दर्पण कैसा होता है और ये किस प्रकार का कोई प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमने प्रीवियस वीडियो में परावर्तन के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो परावर्तन के बारे में जब आपको बताया था तो वहाँ पर हमने लिया था समतल पृष्ठ, ठीक है ना। तो कोई भी समतल पृष्ठ होता है किसी भी लेंस का, कोई भी दर्पण हो जिसका एक पृष्ठ बहुत चिकना होता है तो उसको समतल दर्पण बोलते हैं। जैसे कि आप अपनी शक्ल देखने के लिए, मुंह देखने के लिए शीशे का यूज़ करते हो, वो एक समतल दर्पण का ही रूप माना जा सकता है। किसी आप नाई की दुकान में चले जाएं तो वहाँ पर जो आपको दर्पण दिखाई देते हैं उनको समतल दर्पण माना जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये समतल दर्पण होते हैं, इनसे जो प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब में क्या होता है, आपकी जो छाया बनती है, किसी वस्तु की बनने वाली जो छाया होती है, किसके द्वारा, दर्पण के द्वारा। किसी भी दर्पण के द्वारा जो बनने वाली छाया होती है वही उसका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो आप लोग अगर समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो उसका आप लोगों का प्रतिबिंब उस समतल दर्पण से किस प्रकार का बनेगा, इसके बारे में यहाँ पर हम उसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, समतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है ना। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की या प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखो बेटा, पहली विशेषता मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब या बने प्रतिबिंब की साइज वस्तु की साइज का मतलब आकार, साइज के बराबर होता है। यानी कि आप लोग अगर अपनी शक्ल उसके अंदर देख रहे हो, आप लोग अगर किसी पूरे आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाते हो तो आपकी जो साइज है उसी साइज का फोटो आपको उस दर्पण के अंदर दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार, वस्तु हो गए आप लोग, और प्रतिबिंब जो आपका फोटो उसके अंदर दिखाई दे रहा है वो हो गया। तो दोनों का जो आकार होगा, दोनों की जो साइज होगी वो कैसी दिखाई देगी, समान, ठीक है ना। दूसरी विशेषता देखते हैं, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब सीधे तथा आभासी, सीधे तथा आभासी होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। इसमें समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेंगे ना, वो वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है। रियल क्यों नहीं है, ध्यान देना। आप लोग अपनी शक्ल को शीशे के अंदर देखिए, सुंदर लगती है, ओरिजिनलिटी में देखिए इतनी नहीं लगती, ठीक है ना। तो वो आभासी नहीं, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ओरिजिनल नहीं होता है। आप कैमरा के अंदर कोई भी फ़ोटो लीजिए, सुंदर आती है, और आप सीधे उसको आँखों से लाइव देखिए, इतनी सुंदर नहीं लगती, ठीक है ना। तो दर्पण से और लेंस से जो प्रतिबिंब आपको दिखता है वो
रियल नहीं होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? आभासी होता है। और आप जब दर्पण के सामने खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब उल्टा थोड़ी दिख रहा है, हमारे पैर ऊपर की तरफ थोड़ी दिखते हैं, सिर नीचे की तरफ थोड़ी दिखता है, आप जैसे खड़े हैं वैसे वैसे ही दिखता है, ठीक है ना। तो सीधा और आभासी हो सकता है। थर्ड इसकी विशेषता देखेंगे, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे, दर्पण में उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु उसके सामने रखी है या आगे रखी है। बात को मतलब समझ रहे हैं आपको? समतल दर्पण में अगर तुम प्रतिबिंब बना रहे हैं तो वो प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु उसके आगे रखी है। इसका मतलब क्या है कि दर्पण आप ले और अपने चेहरे के सामने लगाओ और उस दर्पण को आप दूर लेते जाओ, आपका चेहरा दर्पण के अंदर छोटा होता चला जाएगा। जितना दूर ले जाओगे उतना छोटा होता चला जाएगा और जितना नज़दीक लाओगे उतना बड़ा होता चला जाएगा और एकदम नज़दीक देखोगे तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, ठीक है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इसका मतलब है कि बेटा जैसे देखो, ये समतल दर्पण रखा है और यहाँ पर आप लोग खड़े हो, ये जो दूरी है मैं मान लेता हूँ 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर आपके और दर्पण के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब आपका प्रतिबिंब इस दर्पण में कहाँ बनेगा? इस दर्पण के अंदर घुसकर, क्योंकि पीछे पॉलिश है रही ना यहाँ पे, दर्पण के अंदर घुसकर 20 सेंटीमीटर दूर इस जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। समझ आ गई बात? वस्तु दर्पण से जितना आगे रखी है उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनता है। ध्यान से समझना बात को। अब इस तरह का प्रश्न एक परीक्षा में आया था, मैं प्रश्न बोलूंगा आपको, आप जवाब देना। माना कोई वस्तु किसी समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर आगे रखी है तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? देखो ये तो वस्तु है गई, ये प्रतिबिंब है गो, और ये समतल दर्पण है गो। प्रश्न क्या कर रहा हूं? यदि कोई वस्तु किसी समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर आगे रखी है तो उस दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी? अब बताओ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी टोटल कितने है? अगर ये 10 सेंटीमीटर यहाँ इधर रखा है तो 10 सेंटीमीटर ही किधर जाएगा? इधर। टोटल कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको इस चीज़ को। अब इसकी चौथी विशेषता का भी डिस्कशन कर लेते हैं। चौथी विशेषता और होती है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों का पार्श्व
परावर्तन होता है। समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका क्या होगा? पार्श्व परावर्तन। अब ये देखेंगे साहब पार्श्व परावर्तन क्या होता है। तो देखो पार्श्व परावर्तन को मैं अलग से लिख देता हूँ। ये तो विशेषता है कि बेटा 4। पार्श्व परावर्तन की परिभाषा लिख देता हूँ मैं आपके लिए। और पार्श्व परावर्तन को एक थोड़ी सी बात समझा देता हूँ। जैसे आप अपनी शक्ल देखते हो शीशे के अंदर, तो कई बार ऐसा लगता है बच्चों कि जैसे आप लड़कों को तो पता नहीं लग पाता है, लेकिन लड़कियां जब अपनी शक्ल देखती हैं तो लड़कियां अपनी नाक के अंदर कुछ पहनती हैं, बाली या कोई भी चीज़ यहाँ पर पहनती हैं। जब वो अपनी शक्ल देखती हैं तो इधर पहना है उन्होंने और सामने शीशा में दिखता है इधर, यानी कि ये वाली साइड किधर चली गई? इस साइड में चली गई, और ये वाली साइड कहाँ आ गई? इधर आ गई। समझ आ रही है बात? ऐसा दिखता है, होता है कि नहीं होता? अर्थात मैं कह सकता हूँ अगर इसको मैं कौन सी साइड मानूँ? बायां, इसको दायां, ये मेरा दायां हाथ है, तो ये बायां भाग तो कहाँ चला गया? दाईं ओर, और ये दायां भाग कहाँ आ गया? बाईं ओर। ये काम किसने किया? दर्पण ने। हमने तो नहीं किया, दर्पण करता है इस काम को, और दर्पण इस काम को करता है तो इसको ही बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। समझ में आ गई बात? पार्श्व परावर्तन किसको बोलेंगे? दर्पण के अंदर दाईं ओर का भाग तो बाईं ओर चला जाए और बाईं ओर का भाग दाईं ओर आ जाए। ठीक है, चलो परिभाषा लिख देते हैं पार्श्व परावर्तन के लिए। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है, दिखाई देता है। इसे ही पार्श्व परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? पार्श्व परावर्तन की परिभाषा आपके पास आ गई, और ये समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की विशेषताएं आपके सामने आ गई। ठीक है ना बच्चों? कोई भी विशेषता में कोई दिक्कत हो तो बता देना। वैसे तो आपको सारी चीज़ें समझा दी गई हैं, आप फटाफट से इन दोनों चीज़ों को नोट कर लो। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं बच्चों इसके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में आपको विशेषताएं बता दी और ये पार्श्व परावर्तन बता दिया। अब गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? तो देखो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसके बोलेंगे? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय, गोलीय कह सकते हैं या वक्र कह सकते हैं। गोलीय होता हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इनको किसी
खोखले गोले का, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं। कोई भी खोखला गोला ले लें और खोखले गोले को काट दें। जैसे ये मैंने खोखला गोला लिया एक और इस खोखले गोले का को काट दिया यहाँ से, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल गए, एक तो ये मिल गया ये वाला भाग और एक ये वाला भाग मिल गया। तो अब इसका ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इस दर्पण है, दर्पण में क्या होगा, एक साइड को यहाँ पॉलिश कर देंगे तो एक आएगा यहाँ को परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, गोलीय है। और यहाँ पे अगर यहाँ पॉलिश कर दें तो यहाँ को परावर्तक पृष्ठ ई है, यू कैसा है, गोलीय है, ठीक है ना। तो परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। और इनको किसका भाग मानते हैं, खोखले गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं। किस तरह से मान सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, जो गोलीय दर्पण होते हैं बच्चों, ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। पहला अवतल दर्पण, पहला दर्पण कौन सा है बच्चों, अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण जो होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण को किस प्रकार से परिभाषित करें, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ कहाँ जा रहा है इसका, अंदर की तरफ, तो पॉलिश कहाँ लगेगी दर्पण में, बाहर की तरफ, ठीक है ना। इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, क्या, अभिसारी दर्पण। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह आपतित समस्त प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित या एकत्रित कर देता है। जितनी भी प्रकाश की किरणें इसके ऊपर आप डालोगे तो ये सारी की सारी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ दर्पण ऐसे होते हैं जिनको सूरज की तरफ लगाते हैं हम, सूरज की तरफ लगाने के बाद उस दर्पण का जो निकलता है चमकीला भाग उसे किसी कपड़े पर लगा दे तो कपड़े को जला देता है। यानी कि दर्पण बड़ा है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं, सारी प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करके एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है वो। तो
इन सभी प्रकाश की किरणों की जो ऊर्जा है वो इकट्ठी होकर एक ही बिंदु पर जाती है, तो वहाँ का तापमान बढ़ जाता है और आपका कपड़ा जल जाता है। ठीक है ना। तो बच्चों इसका चित्र भी मैं बना दूंगा, लेकिन पहले दूसरे की परिभाषा लिख दूँ, दोनों डायग्राम एक साथ बना दूंगा। ठीक है ना। दूसरा दर्पण होता है भैया उत्तल दर्पण। इसका उल्टा लिख दो बिल्कुल, वह है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं, और उसका कारण लिख देता हूं मैं, क्योंकि यह आपतित प्रकाश की किरणों को इधर उधर बिखेर देता है, इधर उधर बिखेर देता है। अब देखो मैं चित्र बना दूं बेटा। परावर्तक पृष्ठ कहाँ रखना है मेरे को? अंदर की तरफ। पॉलिश कहाँ कर दूं? बाहर की तरफ। ये तो अपारदर्शी पदार्थ की पॉलिश हो गई बाहर की तरफ। ठीक है ना। परावर्तक पृष्ठ कहाँ है? ये रहा। तो कौन सा दर्पण है? अवतल। अब आप बनाइए क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कहाँ रहेगा बच्चों? बाहर की तरफ। तो अंदर पॉलिश कर दो। ठीक है ना। ये आपका परावर्तक पृष्ठ आ गया। परावर्तक पृष्ठ। ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल। ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों की पहचान आपको आनी चाहिए कि इस तरफ खींच दिया तो उत्तल बन गया, इस तरफ खींच दिया तो अवतल दर्पण बन गया। दोनों के चित्रों से आपको पहचान आनी चाहिए, और ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये तो प्रकाश की किरणों को फैला देगा और ये प्रकाश की किरणों को ये तो इकट्ठा करता है और ये बिखेर देता है। दोनों एक दूसरे को उल्टा काम करते हैं। अच्छा बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दो अंतर लिखो, तो कैसे लिखेंगे बताओ? देखो, या को परावर्तक पृष्ठ कहाँ है? अंदर की ओर। या को परावर्तक पृष्ठ कहाँ है? बाहर की ओर। अंतर लिखना है तुमने। और दूसरा अंतर क्या लिख देंगे? ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है और ये प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है। इस तरह से दो अंतर बना सकते हैं ना। तो उत्तल और दर्पण और अवतल दर्पण में आप दो अंतर लिखने हैं, अपने आप लिखना है आप लोगों को, किस तरह से? परिभाषा में से निकाल कर। ठीक है ना। तो ये हो गए आपके गोलीय दर्पण के बारे में।
तो आप गोलीय दर्पण को लिख लो फटाफट से। देखो एक दर्पण और होता है जिसकी परिभाषा में लिख देता हूँ, अग्र विलेपित दर्पण। अग्र विलेपित दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसकी परिभाषा लिखो, जब अवतल दर्पण के बाहरी, जब अवतल दर्पण के बाहरी उत्तल पृष्ठ, बाहरी उत्तल पृष्ठ, हाँ तो बच्चों देखो ये परिभाषा लिख रहा हूँ मैं अग्र विलेपित दर्पण की। जब अवतल दर्पण के बाहरी उत्तल पृष्ठ, जब अवतल दर्पण के बाहरी उत्तल पृष्ठ पर परावर्तक आवरण लगाने के बजाय, उत्तल पृष्ठ पर परावर्तक आवरण लगाने के बजाय, जब अवतल दर्पण के बाहरी उत्तल पृष्ठ पर परावर्तक आवरण लगाने के बजाय इसके अंदर के पृष्ठ पर, इसके अंदर के पृष्ठ पर, इसके अंदर के पृष्ठ पर परावर्तक आवरण लगा देते हैं, परावर्तक आवरण लगाते हैं, ठीक है ना। अभी देखो चित्र में बताऊंगा तुमको, समझ में नहीं आ रहा वो कागज। परावर्तक पृष्ठ लगाते हैं, अंदर के पृष्ठ पर परावर्तक आवरण लगा देते हैं, इसे ही अग्र विलेपित, इसे ही अग्र विलेपित दर्पण कहते हैं। देखो बच्चों इस अग्र विलेपित दर्पण का उपयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये भी। इसका उपयोग वैज्ञानिक यथार्थ प्रेक्षण प्राप्त करने में, यानी कि दर्पण संबंधी जो कोई प्रेक्षण प्राप्त करना होता है ना, प्रेक्षण प्राप्त करने में करते हैं। अब यार देखो हम चेक करें हम बनाएंगे कैसे आए। तो देखो बेटा ये मैंने बना दिया अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण है को ना। अब इस अवतल दर्पण की ये हो गई बाहरी पृष्ठ जिस पर पॉलिश कर रहे हैं, और चमकीली पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ कौन सी है गई, अंदर की तरफ। ये अवतल दर्पण है को। उत्तल दर्पण कैसे बनाओ मैं बताओ, इस तरह से बनाते हैं, अंदर पॉलिश करते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, बाहर की ओर। तो देखो अवतल दर्पण को ई वालो जो पृष्ठों को बाहर को या तो उत्तल पृष्ठ कह सकें ना हम, क्योंकि उत्तल पृष्ठ ऐसे ही तो थे वक्रित। तो अवतल दर्पण के बाहरी उत्तल पृष्ठ ई अवतल दर्पण है को, इसके बाहर ये उत्तल पृष्ठ हो गया, ठीक है। ये कौन सा पृष्ठ हो गया, उत्तल पृष्ठ। अब इस उत्तल पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, जब अवतल दर्पण बनाना हो तो इस पर हम पॉलिश कर देते हैं अपारदर्शी पदार्थ की, या कोई आवरण लगा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको अग्र विलेपित दर्पण बनाना है तो हम क्या करेंगे कि इस बाहरी उत्तल पृष्ठ पर तो पॉलिश करेंगे नहीं, कहाँ कर देंगे, भीतर वाले पृष्ठ पर। तो फिर हम आपका दर्पण कैसे बन जाएगा, ये देखो उत्तल दर्पण, ठीक है ना। इस उत्तल दर्पण का ये जो बाहरी उत्तल पृष्ठ है इसको तो छोड़ दो और यहाँ पर पॉलिश करना स्टार्ट कर दो। ये पॉलिश कर दी हमने।
अब ये है तो उत्तल दर्पण ही, लेकिन इसका जो बाहरी पृष्ठ है वो चमकीला मान लिया हमने और अंदर की तरफ हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दी। तो इसको क्या बोलोगे बच्चों, अग्र विलेपित दर्पण। और ये जो अग्र विलेपित दर्पण है ये किस काम के आ रहे हैं, वैज्ञानिक यथार्थ परीक्षण। यथार्थ परीक्षण का मतलब होता है कि 100% शुद्ध परिणाम आपको प्राप्त हो जाए। यानी कि दर्पण संबंधी कोई भी प्रयोग अगर किया जा रहा है और उस जगह पर अग्र विलेपित दर्पण का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर दर्पण से जो भी परीक्षण आपको मिलेंगे वे एकदम शुद्ध प्राप्त होंगे, उसमें लेस मात्र भी गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए वैज्ञानिक इस दर्पण का उपयोग यहाँ पर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा है कि हमने समतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। समतल दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। इसके बाद हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा है। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दोनों की परिभाषाएं हमने लिखी हैं और मैंने आपको एक प्रश्न दिया है बच्चों, आपको लिखना है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। मुझे 2 अंतर आप इसमें लिखोगे, ठीक है। 2 अंतर आप बना के इसमें ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे मोटे प्रश्नों में ये अंतर पूछ लेते हैं। तो इसके बाद एक तीसरे दर्पण के बारे में बताया गया था जो है अग्र विलेपित दर्पण। बच्चों, दर्पण के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं भी हैं, उन सभी परिभाषाओं को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी परिभाषा की समस्या हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। धन्यवाद।